हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज भाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम AIB 18 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं ताकि आप अपने एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकें। इसके अलावा अगर बात करें और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो सीमित नहीं है किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि लॉ की फील्ड के जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमें उनसे MCQ निकाल कर जो है रिवाइज करने होते हैं, MCQ की प्रैक्टिस करनी होती है। तो डेली मैं आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट MCQ लेकर आता हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स को, जो भी कैंडिडेट हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, जो न्यू कैंडिडेट हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। जो पुराने कैंडिडेट हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर रहे हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और वीडियो स्टार्ट करेंगे हम इस एक इम्पोर्टेंट लाइन के साथ जो कि आपको मोटिवेट करेगी आपकी पढ़ाई में। आपको तो क्या कह रहा है, क्या कह रही है ये लाइन? शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, क्योंकि कल उन्हीं का है जो आज इसकी तैयारी करते हैं। यानी कि आज अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तभी आपका कल जो है अच्छा बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। आप सभी कैंडिडेट को, जो पुराने कैंडिडेट हैं उन सभी को पता होगा कि हमारी सैटरडे और संडे की क्लास में 19 सब्जेक्ट को हम कवर करते हैं और आज की इस क्लास के अंदर 19 सब्जेक्ट से क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके अलावा मंडे टू फ्राइडे हम इम्पोर्टेंट जो एक्ट है उससे आपके लिए MCQ लेकर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा होंगे तो हम जो है डिटेल डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चंस को हम देखेंगे और कौन सा इसका सही जवाब है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ अमंग द फॉलोइंग इज सॉवरेनिटी इन इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड ऑप्शन कह रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एंड फोर्थ ऑप्शन है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हिंदी में इसका क्या अर्थ है इसको समझ लेते हैं ताकि दोनों स्टूडेंट्स जो है चीज़ों को समझ सके। किसी क्वेश्चन में उसको इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो वो हिंदी लैंग्वेज से समझे, हिंदी में दिक्कत आ रही है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज से समझे। दोनों लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सह प्रभु है? कौन सा है? भारत के राष्ट्रपति। दूसरा ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री। तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद। और फोर्थ ऑप्शन है हम भारत के लोग हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज ए सॉवरेनिटी इन इंडिया। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझते हैं और कौन सा इसका सही जवाब है। The Constitution establishes system of government that is almost quasi-federal. This was the statement of। यह स्टेटमेंट किसकी थी? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। हिंदी में इसका क्या अर्थ है उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कौन सा इसका सही जवाब है। संविधान सरकार की एक ऐसी प्रणाली स्थापित करता है जो लगभग अर्ध संघीय है, यानी कि क्वासी फेडरल है। यह स्टेटमेंट दी गई थी, सेकंड ऑप्शन जो है प्रोफेसर केसी वेरे के द्वारा। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। थोड़ा फास्टली करके चलेंगे क्योंकि आज की वीडियो में 45 प्लस क्वेश्चन जो है होने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज पनिशेबल ओनली इन एन अटेम्प्ट स्टेज, यानी कि अटेम्प्ट स्टेज पर ही पनिशेबल होगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 307। सेकंड ऑप्शन है सेक्शन नंबर 309। थर्ड ऑप्शन है सेक्शन नंबर 511। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध केवल प्रयास चरण में ही दंडनीय होगा? सेक्शन 304 की जब हम बात करते हैं तो ये किससे डील करता है? ये डील करता है अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर के बारे में। 307 की जब हम बात करते हैं ये बात करता है अटेम्प्ट टू सुसाइड के बारे में। और जब हम 511 की बात करते हैं तो ये बात करता है हमारा किसके बारे में? जब भी कोई ऑफेंस अटेम्प्ट करना होता, अटेम्प्ट की पनिशमेंट जो है 511 में बताई गई है। 511 को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि कोई भी ऑफेंस
जिसकी सजा नहीं बताई गई है अटेम्प्ट के संबंध में वो 511 के अंदर पनिशेबल होगा। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि अटेम्प्ट की स्टेज पर कौन सा जो ऑफेंस है वो पनिशेबल होगा और कौन सी सेक्शन है। तो सेक्शन नंबर 307 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जो अटेम्प्ट टू सुसाइड के बारे में बात करता है। चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, हु एवर कमिट द ऑफेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सनेशन एट एन इलेक्शन शैल बी पनिशेबल अंडर। पहला ऑप्शन है 171 कैपिटल एफ ऑफ आईपीसी, सेकंड ऑप्शन है सेक्शन 171 कैपिटल ई ऑफ आईपीसी, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 171 कैपिटल जी ऑफ आईपीसी एंड फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन 171 कैपिटल एच ऑफ आईपीसी। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, जो कोई भी चुनाव में अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण का अपराध करेगा वो इसमें से किसके तहत दंडनीय किया जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप एक बार इसको देख लीजिएगा, जो बात करता है पनिशमेंट के बारे में। किसकी पनिशमेंट के बारे में, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड पर्सनेशन एट एन इलेक्शन के बारे में। तो डिटेल डिस्कशन इसलिए हो नहीं पाएगी क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है। तो एक बारी आप क्वेश्चन को पहले रिवाइज करिए, फिर डिटेल में आपके लिए जो है आपको खुद ही एक बारी देखना होगा बेयर एक्ट से। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टोल्ड ट्रू फॉर द मजिस्ट्रेट्स पावर टू सेंड एन एक्यूज टू रिमांड अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जाम के अंदर जो है पूछा जाता है। क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन, इफ द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीट विद इन ए 16 days he has to be released on a bail। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिमांड इन ए पुलिस कस्टडी cannot exceed 15 days after only sent to the police custody is possible। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिमांड इन ए जुडिशियल कस्टडी cannot be exceeding 15 days after that only sending to the police custody is a possible। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, if the investigation is not complete within a maximum period of 19 days the accused has to be a release। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। सीआरपीसी की धारा 167 के तहत किसी भी आरोपी को रिमांड पर भेजने की मजिस्ट्रेट की शक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है, यदि 60 दिन के भीतर जांच पूरी नहीं होती है तो उसे जमानत पर रिहा करना होगा। सेकंड ऑप्शन है, पुलिस हिरासत में रिमांड की अधिकतम अवधि 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती और उसके बाद ही पुलिस हिरासत में भेजा जाना संभव है। थर्ड ऑप्शन है, न्यायिक हिरासत में रिमांड की अधिकतम अवधि 15 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती, उसके बाद ही पुलिस हिरासत में भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर टर्म क्या चेंज हुई है, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी, ये अंतर है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, अधिकतम 90 दिन की अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं होने पर आरोपी को रिहा करना होगा। तो सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी के अनुसार इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है हमारी सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। प्रीवियसली क्या पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द प्रोविजन फॉर रिलीज इन मैंडेटरी इन द सेंस दैट द एक्यूज शैल हैव टू बी रिलीज ऑन बेल। सेकेंड ऑप्शन है, मजिस्ट्रेट हैज पावर टू रिमांड एक्यूज्ड टेररिस्ट टू आर्मी कस्टडी फॉर द इन्वेस्टिगेशन। एंड थर्ड ऑप्शन है, द ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन इज ए जुडिशियल ऑर्डर। फोर्थ ऑप्शन है, ओनली द एक्सपायरी ऑफ 16 days from the date of arrest of a accused the further detention does not be ipso facto become illegal। इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। ये जो स्टेटमेंट है ये जो है इसकी स्टेटमेंट सही नहीं है, इसके अलावा अदर जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल
सही है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा फास्टली करके चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है और सैटरडे और संडे की क्लास का मोटिव यही रहता है कि हम जो है 19F से क्वेश्चन कवर करें, लेकिन हमारे हो नहीं पा रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर एंड रूल डील विद द टाइम फॉर द इंस्पेक्शन व्हेन नोटिस गिवन इन द CPC। तो किस ऑर्डर में बात की गई है, किस ऑर्डर और किस रूल के अंदर बात की गई है कि जब भी नोटिस भेजा जाता है टाइम के इंस्पेक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्डर 16 रूल 12, सेकंड ऑप्शन है ऑर्डर 4 रूल 12, थर्ड ऑप्शन है ऑर्डर 1 रूल 10, फोर्थ ऑप्शन है ऑर्डर 11 रूल 17। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, निम्नलिखित में से कौन CPC में नोटिस दिए जाने पर निरीक्षण के समय से संबंधित है। तो ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ऑर्डर नंबर 11 और रूल नंबर 70 के अंदर। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन। चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डील विद द स्टेटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस इन द CPC। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एविडेंस के प्रोडक्शन और स्टेटमेंट के संबंध में कौन सा ऑर्डर डील करता है, कौन सा ऑर्डर और उसका रूल जो है डील करता है। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा CPC में बयान और साक्ष्य के उत्पादन से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है ऑर्डर नंबर 16 रूल नंबर 12, सेकंड ऑप्शन है ऑर्डर नंबर 4 रूल नंबर 12, थर्ड ऑप्शन है ऑर्डर नंबर 18 रूल नंबर 2 और फोर्थ ऑप्शन है ऑर्डर नंबर 16 रूल नंबर 12। तो इसका कौन सा सही जवाब है, इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी इस ऑर्डर के अंदर, जहां पर एविडेंस के प्रोडक्शन और स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो रहे हैं और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, प्लीज़ पेशेंस बना के रखिएगा। थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी लेकिन इंफॉर्मेटिव होगी और आप इसमें जो है 45 प्लस क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील विद द प्रोटेक्ट कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज। यानी कि मैरिज के दौरान अगर कोई भी कम्युनिकेशन होती है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, क्या उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है और मिली है तो किस सेक्शन में मिली हुई है। फर्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 112, सेकंड ऑप्शन है सेक्शन 123, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 124, फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन नंबर 125। हिंदी में क्या इसका अर्थ है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विवाह के दौरान संचार की सुरक्षा से संबंधित है। तो इससे रिलेटेड हमारी जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 112, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसको आप एक बारी रीड जरूर कीजिएगा ताकि आपको डिटेल में भी पता चल जाए कि ये जो सेक्शन है ये क्या रही है। बात करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। स्टेटमेंट है, इससे पता लगाना है कि कौन सा रिलीवेंट है। इस स्टेटमेंट से BCD नेवर सो ए writing but they give an opinion about the handwriting of A. The opinion of which one is relevant? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, B, because B is a merchant in Delhi. A has writing many letters addressed to B. Second option है C, because C is a clerk of A and C's duty was to examine and file A's correspondence. Third option है D, because D is Z's broker to whom Z habitually submitted the letter purported to be writing by A the purpose of his advice. And fourth option है all of the above. तो कौन सी स्टेटमेंट जो है इसकी सही है, तो जो फोर्थ ऑप्शन है, यानी कि ये सभी स्टेटमेंट जो है रिलीवेंट मानी जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पार्ट 1 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 अप्लाई वेयर। आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट से आपके क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। AIB की बात करें तो हमेशा बनते हैं, या फिर किसी एग्जाम में आपसे आपके सिलेबस के अनुसार आर्बिट्रेशन के क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार है तो इससे तो क्वेश्चन बनते ही हैं। AIB में तो जरूर बनते हैं।
तो कौन सा इसका सही जवाब है? पहला ऑप्शन कह रहा है द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन आउटसाइड इंडिया बट इन एशिया। सेकंड ऑप्शन है द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन आउटसाइड द इंडिया बट इन यूरोप। थर्ड ऑप्शन है द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और फोर्थ ऑप्शन है द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज इन द इंडिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 का भाग कहाँ लागू होता है? तो यह भारत में लागू होता है, हर जगह जो है भारत के अंदर जो है लागू होता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं और कौन सा इसका सही और सटीक जवाब है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। An arbitral award made by Part 1 of Arbitration and Conciliation Act 1996 shall be considered as a foreign award। सेकेंड ऑप्शन है डोमेस्टिक अवार्ड, थर्ड ऑप्शन है जनरल अवार्ड, फोर्थ ऑप्शन है इंटरनेशनल अवार्ड। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के भाग के तहत दिए गए एक मध्यस्थ पुरस्कार को माना जाएगा विदेशी पुरस्कार, घरेलू या फिर सामान्य पुरस्कार या फिर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। जब भी हम आर्बिट्रेशन की बात करते हैं तो आर्बिट्रेशन में अवार्ड जब पास किया जाता है उसे डोमेस्टिक अवार्ड जो है कंसीडर किया जाता है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट, मैरिज इज ए टर्म एज ए कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा है सैक्रामेंट, थर्ड है एग्रीमेंट और फोर्थ है सेटलमेंट। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह को हम क्या कहेंगे? एक अनुबंध कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, संस्कार कहेंगे, सैक्रामेंट कहेंगे, समझौता यानी कि एग्रीमेंट कहेंगे और सेटलमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कौन सा इसका सही जवाब है? तो जब हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मैरिज को पढ़ते हैं तो वो एक सैक्रामेंट है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये लग रहा है किसी क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। क्या पता आपके द्वारा सही किए गए आंसर से किसी दूसरे कैंडिडेट का जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा और उसे वो करेक्ट करके जो है उसको सही भी कर देगा। और आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं भी उस चीज को देखूंगा कि हाँ भाई ये गलत है, इसको सही करना है और इसका ये जो है सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? सेक्शन 26 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड दैट। फर्स्ट ऑप्शन है कस्टडी ऑफ ए माइनर चिल्ड्रन, सेकंड ऑप्शन है एडॉप्शन, थर्ड ऑप्शन है इनहेरिटेंस, फोर्थ ऑप्शन है राइट टू इन मदरहुड। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 26 प्रदान करती है, किसके बारे में बात करती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बात करती है कस्टडी ऑफ ए माइनर चिल्ड्रन के बारे में। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट गिव ए डायरेक्शन टू एंड द चाइल्ड लेबर, यानी कि चाइल्ड लेबर को खत्म करना चाहिए, यह बात किस केस के अंदर कही गई थी? निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बाल श्रम को समाप्त करने का निर्देश दिया था? तो कौन सा इसका सही जवाब है? इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन। क्या है? बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, इसको आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? इन विच कोर्ट डिड द कंसेप्ट ऑफ PIL ओरिजिनेट? फर्स्ट ऑप्शन है USA, सेकंड ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, थर्ड ऑप्शन है कनाडा, फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। यानी कि PIL की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो ये उत्पन्न हुई है हमारा USA से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो इसका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? डायमेस वर्सेस ग्रांट जंक्शन कैनल वाज कंसीडर एज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द रूल अगेंस्ट द पिक्यूनरी बायस, सेकंड है पर्सनल बायस, थर्ड है जुडिशियल बायस या नॉन ऑफ द अबव। तो जब हम बात करते हैं इस केस की तो ये रिलेट करता है किससे? पिक्यूनरी बायस के अगेंस्ट जो रूल है उसके अगेंस्ट की बात करता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करते हैं हम अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। जस्ट वेट एक बारी, थोड़ी सी इसमें हाँ
क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ एब्यूज ऑफ पावर बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सरसाइज ऑफ पावर विद एन अनऑथोराइज्ड और अल्टीरियर मोटिव। सेकंड ऑप्शन है एक्सरसाइज ऑफ पावर यूजिंग अनऑथोराइज्ड प्रोसीजर। थर्ड ऑप्शन है एक्सरसाइज ऑफ पावर इन रीजनेबल एंड जस्टिफाइएबल मैनर। फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासक द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग का एक रूप नहीं है। पहला ऑप्शन है किसी भी अनाधिकृत या गुप्त उद्देश्य से शक्ति का प्रयोग करना। सेकंड ऑप्शन है अनाधिकृत प्रक्रियाओं का उपयोग करके शक्ति का प्रयोग करना। थर्ड ऑप्शन है शक्ति का उचित तरीके से प्रयोग करना। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है, नॉट ए फॉर्म, तो यानी कि नेगेटिव बात पूछी गई है। अगर पॉजिटिव होता तो इसका जवाब नहीं बनता, क्योंकि वहां पर दो चीजें गलत थी। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं और कौन सा इसका करेक्ट आंसर है उसके बारे में जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द सीनियर एंड अदर एडवोकेट। एंड है ये, इसको आप ठीक कर लीजिए, एंड अदर एडवोकेट। तो कौन सी सेक्शन डील करती है, सेक्शन 16, सेक्शन 15, सेक्शन 14, सेक्शन 13 ऑफ एडवोकेट एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग वरिष्ठ और अन्य अधिवक्ताओं से संबंधित है। तो ये जब हम बात करते हैं एडवोकेट्स और सीनियर एडवोकेट एंड अदर एडवोकेट की, तो ये स्पेसिफिकली एडवोकेट एक्ट के सेक्शन नंबर 60 में डिफाइन किया गया है। आपको ईयर को याद रखना है, ईयर से रिलेटेड भी इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन जो है देखने को मिले थे कि कौन से साल का एक्ट है। इतना सिंपल क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया था। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सेक्शन नंबर 25 ऑफ एडवोकेट एक्ट डील विद, फर्स्ट ऑप्शन है स्टे ऑफ ऑर्डर, सेकंड ऑप्शन है सीनियर एंड अदर एडवोकेट, थर्ड ऑप्शन है अथॉरिटी टू हुम एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट में बी मेड, फोर्थ ऑप्शन है राइट टू प्री ऑडियंस। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 25 किससे संबंधित है, आदेश पर रोक, वरिष्ठ एवं अन्य अधिवक्ता, प्राधिकारी जिसके पास नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है, फोर्थ ऑप्शन है पूर्व दर्शक का अधिकार। तो कौन सा इसका सही जवाब है, अगर आपको पर्टिकुलर सेक्शन पता है, आपने पढ़ी होगी, तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन जब हम AIB 18 की बात करते हैं तो AIB 18 एक ओपन बुक एग्जाम है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल AIB 18 की तैयारी तक सीमित नहीं है, उन्हें आगे और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको जो है प्रैक्टिस होती रहेगी। डेली अगर आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, तो एक दिन आप परफेक्ट जो है जरूर हो जाओगे और आपका जो एग्जाम है वो क्लियर अवश्य हो जाएगा। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। फर्स्ट टाइम जब आप किसी भी कार्य को करते हैं तो आपको डिफिकल्टीज आती है, इसलिए अगर आप पहली बार किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि मुझे तो इसका जवाब आता ही नहीं है, लेकिन जब वो क्वेश्चन आप 1-2 बार वीडियोस को रिपीट करेंगे तो आपके दिमाग में जो है वो अच्छे से बैठ जाएगा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इन केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी कितना होगा, 1 लाख रुपए फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 10 लाख रुपए, तीसरा ऑप्शन 20 लाख रुपए और फोर्थ ऑप्शन है 100 लाख रुपए। यानी कि हिंदी में इसका क्या अर्थ है, निजी कंपनी के मामले में न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी क्या होगी, कितनी होगी, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा जब हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की, तो ये मिनिमम होगी 1 लाख। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। द ऑफिशियल लिक्विडेटर मीन्स एन ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ which section of the Company Act 2013। किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन नंबर 352 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, सेक्शन नंबर 352, 358, 359 और 360। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, आधिकारिक
समापन का अर्थ कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा के उपधारा 1 के तहत नियुक्ति का एक आधिकारिक परिसीमक है। तो कौन सी सेक्शन है जो डील करती है ऑफिशियल लिक्विडेटर के बारे में कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, यानी कि कौन से एक्ट की सबसेक्शन यानी कि कौन सी धारा की उपधारा इस बारे में बात करती है। उपधारा 1 है लेकिन किस सेक्शन की है ये आपको यहाँ पर पता लगाना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। जब आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो आपको इसका जवाब जो है मिल जाएगा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। काफी इजी क्वेश्चन है। इन विच ईयर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड। प्रीवियसली मैं भी ये क्वेश्चन आपसे करवा चुका हूं। अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा इसका सही जवाब क्या है। 1958 का है, 1985 का है, 1986 का है, 1987 का है, 1988 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष में पारित किया गया था? 1986 के अंदर इसे पारित किया गया था। बात करते हैं हम अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इन विच ईयर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज पास। अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस ईयर में पास किया गया था? 1980, 1981, 1952, 1954। किस एक्ट के किस साल के अंदर, किस वर्ष के अंदर इसे पारित किया गया था वन संरक्षण अधिनियम को? तो इसे जो पारित किया गया था 1980 के अंदर जो है पारित किया गया था। बात करते हैं हम अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? टेम्परिंग विद ए कंप्यूटर सोर्सेज डॉक्यूमेंट इज विच टाइप ऑफ एन ऑफेंस। अगर कोई भी इस तरीके से करता है, छेड़छाड़ करता है, कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करता है, तो ऐसे में वो किस तरीके से लायबल होगा? क्या इस तरीके के जो ऑफेंस है वो जमानती होंगे या फिर गैर जमानती होंगे या फिर असंज्ञेय अपराध होंगे? तो बेलेबल जो ऑफेंस होते हैं वो कम, जिसमें आपको जमानत मिल जाती है। नॉन बेलेबल जिसमें आपको जमानत मिल जाती है लेकिन आप जो है सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के समक्ष यानी कि ऊंची जो अदालत होती है उसके समक्ष जाकर लेते हैं। नॉन कॉग्निजेबल कम गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं वो उसे हम संज्ञेय अपराध कहते हैं जो कि गंभीर अपराध होते हैं। कौन सा इसका सही जवाब है? तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि इस तरीके के कोई भी ऑफेंस होते हैं तो वो नॉन बेलेबल नेचर के होते हैं, यानी कि उसमें जमानत मिल जाएगी लेकिन वो आपका राइट नहीं है जमानत लेने का, यानी कि बेल आपका जो है राइट नहीं है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। एवरी अपील ऑफ ए साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल शैल बी फाइल्ड विद इन। कितने समय के अंदर फाइल की जाएगी अपील की? जब हम बात करते हैं 16 डेज, 45 डेज, 90 डेज या 15 डेज। साइबर अपीलार्थी न्यायाधिकरण के में प्रत्येक अपील एक निश्चित अवधि के भीतर दायर की जाएगी। कितनी अवधि के भीतर दायर की जाएगी? कौन सा इसका सही जवाब है? तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन, 45 डेज में, 45 डेज के पीरियड के अंदर। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है समझते हैं। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो रही है, कहीं भी आपको जाना नहीं है, बस थोड़ा सा समय और लगेगा, उसके बाद हम जो है 45 प्लस क्वेश्चंस को कवर कर जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेबर लॉ एंड द सोशल सिक्योरिटी मेजर एम्ड टू गारंटीड द राइट टू वर्क? कौन सा है? पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट, सेकंड है एम्प्लॉय प्रोविजनल फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, थर्ड है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने के अधिकार की गारंटी देना है? पहला है भारत प्रबंधक संस्थान अधिनियम, दूसरा है कर्मचारी भविष्य निधि और विधिक प्रावधान अधिनियम, तीसरा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, ये जो है गारंटी देता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझते हैं। फॉर द अवेलिंग ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविजनल फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये एज इट इज आपसे पूछी भी जा सकती है फुल फॉर्म।
सर्विस ऑन ए मोबाइल विच आर फॉलोइंग एप्लीकेशन इज यूज। जब हम ईपीएफओ की बात करते हैं यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोविजनल फंड, जिसे हम पीएफ के नाम से हमेशा जानते हैं, अगर हम इसको फ़ोन में कौन सा ऐप है जो कि इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन उमंग ऐप है। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाएगी तो इसको भी आपको जो है याद रखना है, किसी भी तरीके से भूलना नहीं है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, द टोर्ट ऑफ इंटीमिडेशन वाज प्रोपाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो किस केस के अंदर यहाँ पर इसे प्रोपाउंड किया गया था, तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि रूकस बेनाम बर्नार्ड। बर्नार्ड का केस है, इसको आपको याद रखना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने में, लेकिन आप समझ गए होंगे। मैक्सिम भी आपसे पूछी जा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊं जिसमें केवल आप मैक्सिम्स कवर करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मंडे या फिर ट्यूसडे को मैं आपके लिए जो है मैक्सिम से रिलेटेड अलग से सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। क्या कह रहा है, साइंटी नॉन फिट इंजूरिया का क्या मतलब होता है। इन सभी में से पहला ऑप्शन है वेयर देयर इज नो फॉल्ट देयर इज नो रेमेडी। सेकंड ऑप्शन है merely knowledge does not imply consent to take risk। थर्ड ऑप्शन है merely give consent does not imply to take risk। फोर्थ ऑप्शन है साइंटिफिक नॉलेज इज नॉट इनफ टू कोज द इंजरी। यानी कि हिंदी में पढ़ देता हूँ, जहाँ कोई भी दोष नहीं है वहाँ कोई उपाय नहीं है। सेकंड ऑप्शन है केवल ज्ञान का अर्थ जोखिम लेने की सहमति नहीं है। थर्ड ऑप्शन है केवल सहमति देने का अर्थ जोखिम लेना नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है चोट पहुंचाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त नहीं है। तो इसका कौन सा सही जवाब है इस मैक्सिम के अनुसार, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल इसका जो है करेक्ट जवाब है। कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। एक बार आप इसको चेक भी कर लीजिए, कभी में से कुछ गलती ना हुई हो तो एक बार चेक जरूर कीजिएगा। बात करते हैं अगले ऑप्शन के बारे में, क्वेश्चन के बारे में। हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछी जाती है, ये टर्म जो है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बन ही जाता है। इज डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल। सेक्शन नंबर 160, सेक्शन नंबर 161 क्लोज ए सबसे सब क्लोज बी। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 162। फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन नंबर 163। तो कौन सा इसका जो है सही जवाब है, तो ये स्पेसिफिकली इस सेक्शन के अंदर मेंशन किया गया है। तो इस सेक्शन को आपको याद रखना है, एक बार आप इसको जो है रीड भी कर सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए और आप क्वेश्चन को बिल्कुल ना भूलें। ग्रांट ऑफ कंडक्टर लाइसेंस इज प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट। सेक्शन नंबर 28, सेक्शन नंबर 29, सेक्शन नंबर 30, सेक्शन नंबर 31। कंडक्टर लाइसेंस का अनुदान मोटर वाहन अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत प्रदान किया जाता है। जब हम कंडक्टर लाइसेंस की बात करते हैं तो किस सेक्शन के अंदर ये ग्रांट किया जाता है, तो सेक्शन नंबर 30 के बारे में डील करती है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज ए सिग्निफिकेंट टू। फर्स्ट ऑप्शन है इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेकंड ऑप्शन है मूवेबल प्रॉपर्टी, थर्ड ऑप्शन है पर्टिकुलर गुड एंड सर्विस, फोर्थ ऑप्शन है ऑल गुड एंड सर्विस। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किसके लिए महत्वपूर्ण है। अचल संपत्ति, चल संपत्ति, वस्तु एवं सेवाओं का वितरण, सभी वस्तुओं सेवाएं। ऑल गुड एंड सर्विसेज की बात करता है जब हम कंज्यूमर एक्ट की बात करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, हाउ मैनी राइट डज ए कंज्यूमर हैव अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। 4, 5, 6 और 8। तो ये कितने राइट दिए हुए हैं, 6 राइट दिए हुए, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो आई होप आप काफ़ी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से ले पा रहे होंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट थक गया है तो एक गिलास पानी पी लीजिए, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, अगर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो वेट करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं। Income deemed to accrue or arise in India is taxable in the case of original residence only, non-residence both 1 and 3। भारत में अर्जित और उत्पन्न
समझी जाने वाली आय कर योग्य है। कब कब कर योग्य है? वो नॉन रेजिडेंस होती है तभी। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल इसका जो है सही जवाब है। तो कंपनी एक्ट से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंपनी एक्ट में हमारा एआईबी के अंदर आता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का क्या मतलब होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन है कैपिटल एसेट हेल्ड मोर देन 12 मंथ या लेस देन 12 मंथ, मोर देन 36 मंथ, मोर देन 22 मंथ। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। एक स्टेटमेंट है, इससे आपको पता लगाना है कि क्या यहाँ पर हुआ है। पहला क्या कह रहा है? मिस्टर अमन लैंड 2000 रुपीज टू मिस्टर आशीष। मिस्टर अमन टेल टू मिस्टर आशीष आफ्टर ए वीक दैट ही नीड नॉट रीपे द अमाउंट द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड डिस्चार्ज बाय। किसके द्वारा डिस्चार्ज हो गया है? अगर उसने ये कह दिया कि मैंने पैसा देने की जो है जरूरत नहीं है। पहला ऑप्शन है वेवर, दूसरा ऑप्शन है ब्रीच, तीसरा ऑप्शन है नोवेशन, फोर्थ ऑप्शन है परफॉर्मेंस। हिंदी में इसका क्या अर्थ है कि अमन रुपए उधार देते हैं और आशीष को 2000 रुपए। श्री अमन ने एक हफ्ते के बाद आशीष को बताया कि उन्हें राशि चुकाने की आवश्यकता नहीं है, तो अनुबंध समाप्त हो गया। किससे? छूट देने से, उल्लंघन करने से, न्यूनतम, या फिर प्रदर्शन से, परफॉर्मेंस से। तो इसका जो सही जवाब है उसने क्या कर दिया? अपने राइट को वेव कर दिया, यानी कि वेवर जो है इसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं और कौन सा इसका सही जवाब है। इफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सबमिटेड इन ए प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना है एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट से, तो उसे हम क्या कहेंगे? नोवेशन, रिमिशन, रिसेशन या अल्टरेशन। तो उसे हम कहेंगे नोवेशन। यानी कि यदि मौजूदा अनुबंध के स्थान पर कोई नया अनुबंध प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? हम उसे क्या कहेंगे? हम नवीनतम, यानी कि नोवेशन उसे कहेंगे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ से लिए गए हैं, और कॉन्ट्रैक्ट लॉ काफ़ी इम्पोर्टेंट है चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ए ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मे बी एनफोर्स, कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स, मे नॉट बी एनफोर्स, कैन बी स्पेसिफिकली एनफोर्स। तो कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स क्योंकि वहां पर वो पावर को एक्सरसाइज कर रहा है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल इसका जो है सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं और कौन सा इसका सही जवाब है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन आ रही है तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिसको भी उसका सही जवाब, उसको ये कंफ्यूजन लग रही है कि ये सवाल जो है गलत है, तो उसका आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट का वो क्वेश्चन गलत ना हो और भी जो स्टूडेंट देख रहे हैं तो उस क्वेश्चन को वो डिटेल में देख पाएं। हाउ टू प्रिवेंटिव रिलीफ इज ग्रांटेड अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 बाय द कोर्ट। फर्स्ट ऑप्शन है एट द डिस्क्रिएशन ऑफ कोर्ट बाय द परपेचुअल इंजंक्शन। सेकंड ऑप्शन है एट द डिस्क्रिएशन ऑफ द कोर्ट बाय द टेम्पररी इंजंक्शन। बोथ 1 and 2। तो इसका जो सही जवाब है वो है इसका थर्ड ऑप्शन। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। ए पब्लिक चैरिटेबल इज गवर्न्ड बाय, फर्स्ट इंडियन ट्रस्ट एक्ट, दूसरा है वक्फ एक्ट, तीसरा है पब्लिक ट्रस्ट एक्ट ऑफ ए रिस्पेक्टिव स्टेट, फोर्थ है बोथ 1 and 3। तो कौन सा इसका सही जवाब है ये आपको हमें बताना है। इसका सही जवाब है फोर्थ ऑप्शन। 1 और 3 तीनों को शामिल किया जाता है, पहला और तीसरा, यानी कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट और पब्लिक ट्रस्ट एक्ट ऑफ ए रिस्पेक्टिव स्टेट को। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है। मॉर्गेज एंड लीज आर डिफाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। किस एक्ट के अंदर मॉर्गेज और डीड की बात की गई है? बंधक और पट्टा, जो हम लीज पर कोई भी चीज देते हैं। तो पहला है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेकंड है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, थर्ड है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, फोर्थ है बैंकर बुकिंग एविडेंस एक्ट। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम है, उसके अंदर बंधक और पट्टे के संबंध में
क्या है, प्रोविजन दिए हुए हैं और उसे वहां पर क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसे समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आर नॉट ए पार्ट ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पहला है ट्रेजरी बिल, दूसरा है करंटली नोट, तीसरा है डिमांड ड्राफ्टिंग, फोर्थ है पे ऑर्डर। अब यहाँ से आपको बताना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या पहला और दूसरा सही है, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा या तीसरा सही है, तीसरा ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा सही है, और फोर्थ ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है, ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा पहला और दूसरा, यानी कि इस चीज को, ये दोनों जो है वो पार्ट नहीं है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है समझते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट is to be called negotiable as per the Negotiable Instrument Act 1881 if the possessing which of the following is a characteristic। पहला है can be transfer infinitum, दूसरा है having minimum lock-in period, तीसरा है freely transferable, फोर्थ है the holder cannot sue in his own name, and फोर्थ है holder title free from the defect। तो कौन सा इसका सही जवाब है, पहला, तीसरा, पांचवा। इसका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला, दूसरा, पांचवा। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ऑप्शन सही है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि केवल चौथा और पांचवा ऑप्शन सही है। तो इसका जो पहला, तीसरा और पांचवा ऑप्शन जो है सही है, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा, यानी कि फर्स्ट वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, विच ऑफ द टर्म ऑफ कॉपीराइट फॉर एन ऑथर ऑफ ए बुक 100 ईयर, द लाइफ ऑफ द ऑथर, द लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 16 ईयर, द लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 15 ईयर। यानी कि किसी भी पुस्तक के लेखक के लिए कॉपीराइट का शब्द कौन सा है, कौन सा है, लेखक 100 वर्ष, लेखक का जीवन, लेखक का जीवन और 100 वर्ष, लेखक का जीवन और 50 वर्ष। तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं और कौन सा इसका सही जवाब है। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी स्टूडेंट जो अभी तक जुड़े हुए हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि वो इतने समय तक पेशेंस बनाकर रख पाए। द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडिया प्रोटेक्टेड बाय द IPR आर ऑफ कमर्शियल वैल्यू, मोरल वैल्यू, सोशल वैल्यू या नॉन ऑफ द अबव। जब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रॉपर्टी लॉ की, तो ये इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन यूज की जाती है, कोई भी इंफॉर्मेशन को कोई भी आइडिया को यूज किया जाना है, कोई भी इंफॉर्मेशन को यूज किया जाना है तो वो प्रोटेक्ट की जाती है IPR लॉ के द्वारा। और वो किस तरीके की वैल्यू देता है, कमर्शियल वैल्यू, मोरल वैल्यू, सोशल वैल्यू या नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें वो कमर्शियल वैल्यू देता है, यानी कि वाणिज्य मूल्य देता है। IPR द्वारा संरक्षित सूचना एवं विचारों का उपयोग होता है, वो एक वाणिज्य मूल्य है, यानी कि कमर्शियल वैल्यू है। बात करते हैं आज की जो वीडियो थी, इसमें हमने 19 जो है सब्जेक्ट को कवर कर लिया है। इसी तरीके से ये आज की स्पेशल क्लास है। सभी स्टूडेंट इसको एक बार रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, ताकि किसी को कुछ समझ नहीं आया है तो उसको अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी